हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग देख रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, तो उसका ये सेट नंबर 3 है। तो बेहतरीन क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखना अच्छे से, और कहीं पर भी कोई त्रुटि होती है या फिर कोई सजेशन होता है आप लोगों का, तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपने विचार रखें और अपने कमेंट ज़रूर दें वहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, बालक अपनी व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। तो ये क्वेश्चन जो हैं आज के, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलटी में। तो ये बेहतरीन, वैसे भी हमारे जो भी सेट होते हैं, प्रैक्टिस हो या फिर मॉक टेस्ट हो, तो कोई भी सीरीज जो है वो बेहतरीन सीरीज होती है और इसकी पुष्टि आप लोग ही करते हैं, है ना। फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट देखते हैं आप लोगों के, और पर्सनली कॉल मैसेज भी आते हैं, तो अच्छा लगता है, तो है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1, बालक अपनी व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बालक अपनी व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है तो वो अवस्था होती है किशोरा अवस्था। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास की बात हो रही है, तो ये जो सर्वाधिक विकास होता है सिर मस्तिष्क का, ये सबसे ज़्यादा, अगर आप शैशवावस्था में जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। शैशवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। किस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है, यह बालकों को, बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तो डांटने की बात हो जा रही है, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यह बच्चे के, बी ऑप्शन है, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये ठीक लग रहा है ऑप्शन। चलिए और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए, ये भी हटाने की बात हो रही है भाई, नहीं है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत, वर्गीकृत की जब बात आ जाती है ना समूह में, तो ये भी एक नकारात्मक चीज़ होती है, नकारात्मक बात है ना। तो ये नकारात्मक शब्द है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा या फिर अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या डी ऑप्शन है, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। क्या होगा भाई? विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा या फिर अन्य सामान्य बच्चों के साथ। देखो, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगर सी ऑप्शन दिया है आपने तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, इसका जो जिक्र किया गया है, ये अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही जो है, बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में 3 बच्चे पोलियोग्रस्त हैं, खेल के क्लास में उन्हें क्या, ये ऑप्शन है, एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें, कोने में बैठा दोगे। चलिए भाई, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। बी ऑप्शन है, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में, इसने ये नहीं कहा कि हर एक खेलों में अनुमति दे देनी चाहिए। क्या कहा है ऑप्शन ने कि उचित खेलों में। देखो, एक शब्द ने यहाँ पर पूरा जो है उसका मीनिंग चेंज कर दिया है पूरे वाक्य का।
सी ऑप्शन है केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति है। ऐसे कौन होते हैं भाई हम, है ना, जो आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए एक बाउंडेशन क्रिएट कर लेंगे उनके लिए, तो ये तो गलत बात है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए, ये भी बिल्कुल जोर डालने भाई ये भी गलत बात है। तो दो ऑप्शन तो गए, एक कोने में बैठना चाहिए, ये तो पढ़ने में ही खुद ही गलत लग रहा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक आंसर है, सही आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आज, है ना, ज़्यादा टाइम, क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत कम है। तो जितने टाइम में हम जितना ज़्यादा जो कुछ भी कर सकते हैं तो वो करने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम अशक्तता वाले नंबर ए ऑप्शन है बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, बी है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, सी है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानने और समझते हैं। तो आसानी से समझते और पहचानते हैं तो फिर वो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे कहाँ रह गए भाई। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, अपोजिट हो गया इसका। चलिए अब बचे हैं बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं है, निम्न बुद्धि लब्धि वाले नहीं होते हैं। बस उनमें क्या होता है, एक अशक्तता होती है ना, एक डिसेबिलिटी होती है, और उस डिसेबिलिटी के कारण इनका विकास मंद होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं, कई सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पर, बहुत अच्छे नॉलेज वाले होते हैं, है ना। तो विकास मंद नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते हम कि मंद होता है। हाँ कुछ हो सकते हैं लेकिन नहीं होता ऐसा, ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता है। तो बचे हैं अब हमारे पास केवल ए ऑप्शन, सी ऑप्शन बचा है भाई, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो ये भ्रम अशक्तता की अंदर ही एक प्रकार के अंदर आता है, जो अक्षरों में जिसको भ्रम होता है। जैसे डिसलेक्सिया होता है ना, जैसे डिसफेजिया होता है, ठीक है, और डिसग्राफिया होता है, डिसकैल्कुलिया होता है। तो ये अधिगम अशक्तता ही के एक प्रकार हैं। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल इस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है। एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न देखे जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर देखे सीधे सही आंसर पर पहुँचते हैं, क्योंकि हमें दिख गया है कि सही आंसर क्या है। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से पढ़ने की कोशिश भी की है तो आप इसका बिल्कुल सही आंसर सेकंड में दे देंगे, रचनावाद, है ना। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। अब ये जो क्वेश्चन है कुछ ये आकलन यानी कि मूल्यांकन या आकलन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ये ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है भाई, है ना। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। ऐसा नहीं कहता भाई आकलन की शुरू और अंत में कर लो और बस छोड़ दो, है ना। तो ये ठीक नहीं लग रहा है। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाहरी एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। अगर बाहरी एजेंसी के द्वारा कराएंगे तो आकलन किस चीज़ पर कराना है, तो इसका तो कोई सही से जानकारी नहीं होगी बाहरी एजेंसी को, तो ये आकलन सही आकलन नहीं हो पाएगा ऐसे में, है ना। आकलन किस चीज़ का कराना है और कितना कराना है, कहाँ से कराना है, तो ये स्कूल के ही टीचर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। विविधताओं का भी ध्यान रख सकते हैं स्कूल के ही टीचर हो। तो ये ऑप्शन भी गलत है। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। देखो यार आकलन अगर अंतर्निहित प्रक्रिया है हम कहते हैं मानते हैं, तो फिर वो समाप्ति पर करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाती है। तो डी तो हमारा कट गया, ए ऑप्शन बच जाता है, तो इसका आंसर हो गया ई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कौन सी मापनी कहलाती है, नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी,
समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो। जैसे ना कहते हैं, जैसे हम कहें तो भारत पाकिस्तान का मैच है और एक कोई सीरीज है, वनडे सीरीज मान लेते हैं, एक 3 मैचों की सीरीज थी भारत पाकिस्तान के साथ। तो भारत ने 3-0 से पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की ओर, ये पाकिस्तान, ये इंडिया हमारा, पाकिस्तान की ओर परम शून्य 0 और इंडिया की तरफ 3, है ना। तो ये समस्त गुण, 3 मैच हुए थे, 3 में से 3 मैच इंडिया ने जीते और 0 मैच जीता किसने? पाकिस्तान ने। तो ये होती है अनुपात मापनी। कौन से अनुपात, कौन सा रेशियो आ रहा है? 3:0। ठीक है, तो ये परम शून्य की स्थिति होती है। 3-0 बोलते हैं ना, 3-0 से हरा दिया। तो ये अनुपात, किस अनुपात में? नामित, अगर नामित करेंगे तो नाम दे देंगे भाई, ये है ना। तो ये नामित मापनी में भी परम शून्य की स्थिति नहीं होगी। ठीक है, क्रम सूचक, क्रम में 2, कौन सा क्रम? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट कितने में था, सेकंड कितने में सेकंड हुआ। ठीक है, तो ये एक अनुपात मापनी जो होती है, ये अंतराल, ये जो मापनी होती है सबसे अच्छी मापनी भी कही जाती है मापन स्तरों में, और परम शून्य भी इसमें होता है। अनुपात मापनी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो ये तो हम बात कर चुके हैं, अनुपात मापनी। ठीक है, सबसे अच्छा है भैया। ठीक, इसमें करेक्टली चीज़ें होती हैं, करेक्ट डिजिट होते हैं कि हम बताएंगे कि 3, मान लो 5 मैचों की सीरीज थी किसी के साथ, 3-2, 3 से 3 वाला ये जीत गया, है ना। ये 2 मैच जीता, ये 3 जीता। ठीक, अब इसमें 3 पॉइंट कुछ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण हुआ है, तो वो परीक्षण का गुण, कौन से परीक्षण का वह कौन सा, क्या है वो गुण? वैधता, क्या वो वैधता है? क्या वो विश्वसनीयता को बताएगी? क्या सहजता? तो जैसा ऐसा कुछ नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल भी गलती हो गया। डी है वस्तुनिष्ठता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वैधता क्या होती है भाई? वैधता जिसके मापन के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया है, अगर वो उसी का मापन करे तो वो होती है वैधता। ठीक, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण किया जा रहा है वह उसे मापे, या ये कहें कि उसके उन उद्देश्यों को वो पूरा कर रहा हो, तो वो है वैधता। और यही चीज़ पूछी गई है कि यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, विश्वसनीयता क्या होती है कि कितनी बार अगर ये परीक्षण किया जाए तो अगर बच्चा उसमें समान अंक ही ला रहा है, समान उत्तर ही दे रहा है, तो वो परीक्षण जो है वो विश्वसनीयता कहलाएगी। और याद रखना, हमेशा एक चीज़ पूछा भी जा सकता है या पूछते भी हैं कि विश्वसनीयता जो होती है वो वैधता में ही समाहित होती है। ठीक है, ये विश्वसनीयता, ये विश्वसनीयता, ये वैधता, ये वैधता का थोड़ा सा क्राइटेरिया और बढ़ जाता है, लेकिन वैधता के अंदर ही विश्वसनीयता समाहित होती है, या ये कह सकते हैं कि शामिल होती है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है भाई? वस्तुनिष्ठता, अगर जो इस वस्तुनिष्ठता, अगर कोई परीक्षण है, इस परीक्षण का अगर मापन मान लेते हैं कोई भी टीचर कर रहा है, या कोई उसके साथ साथ कोई दूसरा टीचर भी अगर कर ले, मान लो एक ए टीचर है, एक है बी टीचर, अगर इस परीक्षण में किसी ए टीचर ने इसमें 10 अंक रखे हैं, तो बी टीचर भी अगर उस परीक्षण का अगर मूल्यांकन करेगा, उस परीक्षण को जांचेगा, मापन करेगा, तो वो भी उसी में 10 ही नंबर दे, तो हम कहेंगे कि ये परीक्षण जो है वस्तुनिष्ठ तरीके से इसका परीक्षण हुआ है, मापन हुआ है। ठीक है, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं तो उसका आंसर एक ही होता है, ऐसा नहीं कि दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, सब आंसर उसके, कोई भी आंसर हो सकता है वाला। ठीक है, एक निश्चित आंसर होगा। अगर वही अगर ऑप्शन क्लिक किया है, जैसे ए बी सी डी, अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सी है, तो सी ही है, ऐसा नहीं कि बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है।
तो सी ही आंसर उसका है। ये वस्तुनिष्ठता बताती है, ठीक है। और वस्तुनिष्ठता में जो मापनकर्ता होता है उसकी मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है मापनकर्ता का मूल्यांकन करने में या परीक्षण करने या मापन करने में, तो हम कहेंगे कि उस मापन की वस्तुनिष्ठता है उसमें, ठीक है। ये होती है वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 12, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? CCE। ए ऑप्शन है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो सीधे देख के ही गलत लग रहा है। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, ये है बी ऑप्शन। यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। देखो भाई, देखने में ही ऑप्शन ठीक लग रहा है। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है या किया जा सकता है, तो ये CCE मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि ए ऑप्शन क्या है, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन मैंने कहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी जो भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा समय दो पढ़ने में, बशर्ते ऑप्शन के बजाय ऑप्शन के, ठीक है। तो कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलिए, ये नहीं समझ में आ रहा है, मान लेते हैं। बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल भाई, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कक्षा परीक्षण जो भी होते हैं, अगर कक्षा में जो भी परीक्षण टीचर के द्वारा किए जा रहे हैं उनमें बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है ना, अच्छा प्रदर्शन, हाँ, उनमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बच्चा असफल हो रहा है, तो ये किस चीज की ओर संकेत करते हैं कि पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति जो है और आकलन प्रक्रिया जो है उस पर विचार किया जा सकता है। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अभी चलिए और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे, तो ये गलत मानसिकता है। एक टीचर की होने के नाते हमारी ऐसी मानसिकता हमें नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन है बच्चे कुछ निश्चित अक्षमता हो सकता है, अक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है, कि बच्चे कुछ निश्चित हम ऐसे धारणा बना लें, ये तो गलत धारणा हो गई कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो हम ये कहें कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, ये नहीं सीख पाएंगे या ये नहीं सीख पाएगा, तो ये कि गलत धारणा है। वो कैसे सीखेगा? उसके लिए हम अपनी पद्धति को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ अलग से करिकुलम फ्रेम कर सकते हैं, उसका आकलन हम कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध शैली वाले, विविधताओं वाले क्लास है, तो इसमें समान अनुदेश देंगे क्या? अब विविधताएं वाले हैं तो समान अनुदेश का तो कोई औचित्य ही नहीं रहता फिर, है ना। तो ये तो फिर बिल्कुल ही गलत बात हो गई। कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट, सबको एक समान दे देंगे तो फिर विविध शैली वाले बच्चों की क्या वैल्यू हुई भाई। सी ऑप्शन है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, लग रहा है ठीक लग रहा है भाई। चलिए, डी ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान नहीं भाई, एक समान कुछ भी नहीं, विविधताएं वाले हैं तो विविधताओं को ध्यान में रख के उनको कार्य योजना देंगे, उनका परीक्षण लेंगे, तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
सीखने के लिए आकलन, इसका तो हम कल भी जिक्र कर चुके हैं, है ना। चलिए, सीखने के लिए आकलन विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। बी है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सी है अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। अलग करने के लिए ऐसा कुछ नहीं। ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, टेस्टिंग, है ना। तो ये क्या होना चाहिए भाई, ये अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। मैंने कहा था मोटिवेशन, ये पुनर्बलन, सीखने के लिए सुधार, है ना। तो ये अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। कैसी लगी आपको ये क्लास और ये एमसीक्यूज कैसे लगे? ये डेली हो रहे हैं, है ना। क्या डेली होनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें आप लोग, है ना। डेली हम लोग मैं कोशिश कर ही रहा हूँ और आपकी अगर प्रतिक्रिया ठीक आती है तो हम लोग इसे कंटिन्यू रखेंगे और थोड़ा बहुत भी अगर सहयोग कर पाएँ आपके एग्ज़ाम के लिए तो हमें भी ठीक लगेगा भाई। और ठीक है, चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फिर कई लोगों के मैसेज में देखता हूँ, कुछ लोग तो कहते हैं कि फिर कि आपकी बातचीत ज़्यादा हो जा रही है ना। तो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात करनी बहुत ज़रूरी है भाई। इस समय एग्ज़ाम की जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है ना। कई लोग ऐसे हैं जो एकल हैं, एकांत में है ना। तो कभी क्या होता है, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, कभी कोई परिस्थिति की वजह से हो जाते हैं या कुछ अन्य तरीके से। तो हमेशा मोटिवेट रहें, क्योंकि हर कोई कहीं से भी पढ़ सकता है, लेकिन साथ साथ में एक दिशा निर्देश भी, एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। कभी कभी हिम्मत, अच्छे अच्छे आदमी भी हिम्मत हार जाते हैं, तो हिम्मत नहीं हारना है भाई, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर क्या होगा, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर ना होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है। देखो, मैंने विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता इतने अच्छे से क्लियर कर दिया कि आप लोग इसका आंसर गलत दे ही नहीं सकते हैं। कोशिश करने के बावजूद भी अगर आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं भी देंगे तो फिर भी चल जाएगा। मुझे मालूम है कि आप लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से समझा विश्वसनीयता क्या होती है, वैधता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर से हम लोग मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी क्लास के साथ। तो तब तक आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। और अब समय बहुत कम है, ध्यान रखिए कि टाइम बहुत कम है और इस लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छा पढ़ने की आवश्यकता है और ज़्यादा इधर उधर ध्यान देने की कोशिश ना ही करें, है ना। और अपनी तैयारी को मजबूत करें, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।